मोदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को के नए बीज अनुसंधान केंद्र की रखी आधारशिला। इफ्को कलोल में मात्र इकाई के स्वर्ण जयंती समारोह में हुए शामिल। अमित शाह ने कहा, दुनिया में भारत के सहकारी क्षेत्र का बज रहा है डंका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों सहजनवा में कयांड डिस्टिलरी प्लांट किया उद्घाटन। 30 एकड़ में फैला ये प्लांट अनाज से रोजाना 3.5 लाख लीटर एथेनॉल बनाने में करेगा मदद। सीएम योगी ने कहा, पिछले 8 साल में डबल इंजन की सरकार ने किसानों के हित में किया है काम। राजस्थान सरकार के किसानों के लिए राज किसान सुविधा ऐप तैयार। फसल बीमा से जुड़ी जानकारी और शिकायत की सुविधा के मकसद से तैयार किया गया है ऐप। अब किसान घर बैठे ले सकते हैं सभी सरकारी योजनाओं का लाभ। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी की आशंका जताई। वहीं तमिलनाडु के कई हिस्सों में हो रही है झमाझम बारिश। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि इफ्को ने किसानों को सहकारिता के साथ और सहकारिता को खाद के साथ जोड़कर किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए एक विशेष पहल की है, जिसके परिणाम स्वरूप आज खेती समृद्ध और किसान आत्मनिर्भर बन गए हैं। केंद्रीय मंत्री शाह रविवार को गांधीनगर जिले के कलोल में दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की मात्र इकाई तथा प्रथम यूरिया निर्माण परिसर के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने इफ्को के नए बीज अनुसंधान केंद्र की आधारशिला भी रखी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को कलोल की स्वर्ण जयंती पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इफ्को की 50 वर्षों की गौरवशाली यात्रा कृषि उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की समृद्धि के प्रति समर्पित रही है। अमित शाह ने कहा कि वर्षों पूर्व इफ्को ने विकसित ठोस यूरिया और डीएपी के निर्माण से कृषि क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की थी, लेकिन समय के अनुरूप अनुसंधान और विकास पर जोर देते हुए आज इफ्को ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी विकसित किया है, जिसने पूरी दुनिया में भारत के सहकारी क्षेत्र का डंका बजा दिया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए अनेक विशेष पहल की हैं। इसके साथ ही सहकारी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए लगभग 65 महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। इफ्को हमेशा से ऊर्जा दक्षता की स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध रहा है। कलोल इकाई इस दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। 2005-06 में ऊर्जा पद्धत परियोजना के तहत अमोनिया में हमने 50 करोड़ प्रति वर्ष की सेविंग की। एक महत्वपूर्ण निर्णय 2006 में लिया गया, जब हमने भूजल पर अपनी निर्भरता समाप्त कर नर्मदा नहर से जल आपूर्ति शुरू की। इससे न केवल जल का संरक्षण हुआ, बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभदायक सिद्ध हुआ। इसके बाद 2008 में हमने नवीकरण ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाते हुए नैप्था का उपयोग पूरी तरह समाप्त कर प्राकृतिक गैस को अपनाया, और ये तभी संभव हो सका जब उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जब जीएसपीएल के माध्यम से चारों तरफ गैस की पाइपलाइन लगाई, तो उसके माध्यम से हमारे पास गैस आनी शुरू हो गई। यह निर्णय न केवल प्रशासन लागत को कम करने में सहायक बना, बल्कि भारत की हरित ऊर्जा नीति के भी अनुरूप था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सहजनवा में कयान डिस्टिलरी प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी और गीडा के अंतर्गत नए उद्योग की शुरुआत के लिए भी बधाई दी। उन्होंने बताया कि 30 एकड़ में फैला ये प्लांट अनाज से एथेनॉल बनाएगा, जो देश और किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये एक एथेनॉल उत्पादन इकाई है। इससे पेट्रोल और डीजल की जगह एथेनॉल के इस्तेमाल को बल मिलेगा, जिससे गाड़ियां और हवाई जहाज भी चल सकेंगे। सीएम ने बताया कि भारत हर साल 7 से 8 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल खरीदता है। अगर किसानों के अनाज से एथेनॉल बनेगा तो विदेशी मुद्रा बचेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। इससे देश मजबूत होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि यहाँ रोजाना 3.5 लाख लीटर एथेनॉल बनेगा, जो आगे बढ़कर 5 लाख लीटर तक पहुंचेगा। इस प्लांट में रेक्टिफाइड स्पिरल भी तैयार होगी और जिसका इस्तेमाल आधुनिक दवाइयों में होगा। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 8 साल में डबल इंजन की सरकार ने किसानों के हित में काम किया है। पहले सड़ा हुआ अनाज और गन्ना बेकार जाता था, लेकिन अब इससे एथेनॉल बन रहा है। उत्तर प्रदेश में 177 करोड़ लीटर एथेनॉल बन रहा है, जो पेट्रोल डीजल के साथ मिलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि वे टूटा चावल, खराब गेहूं, पराली और गन्ना इस प्लांट में लाएं। ये डिस्टिलरी इन्हें खरीदेगी। इससे किसानों को अनाज का दाम तो मिलेगा ही, साथ में पराली और बेकार सामान से भी कमाई होगी। 1200 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्लांट से 2000 लोगों को सीधे और इतने ही लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अगर आप भी एक किसान हैं और कृषि विभाग और खेती से जुड़ी अहम योजना और जानकारी मोबाइल पर प्राप्त करना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसमें एक क्लिक पर आपको काफ़ी काम की जानकारी मिल सकती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान सरकार के राज किसान सुविधा ऐप की। ये ऐप किसानों को कृषि से जुड़ी जानकारी और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए बनाया गया है। इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे ही योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। किसान इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना बेहद ज़रूरी है। इसमें किसानों को सरकारी योजनाओं और सब्सिडी समेत कई काम की जानकारी मिल सकेगी। सरकार के इस ऐप के जरिए किसानों को कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और कृषि विपणन योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी। इस ऐप के जरिए किसान विभागीय योजनाओं के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसान कृषि यंत्रों के किराए की जानकारी ले सकते हैं और उसे बुक भी कर सकते हैं। साथ ही इस ऐप के जरिए किसान ई पुस्तकालय में कीट रोग प्रबंधन, कृषि योजना, उन्नत कृषि विधियों, नवाचार, सफलता से जुड़े साहित्य और वीडियो देख सकते हैं। इस ऐप के जरिए किसान फसल बीमा क्लेम, प्रीमियम और इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। फसली बीमा से जुड़ी जानकारी और शिकायत की भी इसमें सुविधा है। इस ऐप के जरिए किसान फसल बीमा कंपनी को ओलावृष्टि और शीतलहर जैसी आपदाओं से हुए नुकसान की शिकायत कर सकते हैं। ऐसे में ये ऐप न केवल कृषि बल्कि खेती से जुड़ी सहायक गतिविधियों में भी काफ़ी लाभदायक है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में रोहिन नदी पर बनाए गए बहुप्रतीक्षित बैराज का उद्घाटन किया। ये परियोजना पूर्वांचल के हजारों किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। इससे न केवल महाराजगंज बल्कि आसपास के नौतनवा और लक्ष्मीपुर क्षेत्रों के किसानों को भी भरपूर सिंचाई सुविधा मिलेगी। योगी सरकार द्वारा रोहिन नदी पर बनाया गया बैराज हजारों किसानों की सिंचाई की समस्या को खत्म करेगा, साथ ही कृषि उत्पादन और क्षेत्रीय विकास को भी गति देगा। योगी सरकार की ये पहल समृद्ध किसान सशक्त उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोहिन नदी पर बैराज लगभग 86 मीटर लंबा है और इसके दोनों तटों पर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। इसके बाईं ओर 4040 हेक्टेयर एवं दाहिनी ओर 3372 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इससे अब 7000 से अधिक हेक्टेयर खेती योग्य भूमि को सीधे लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में आने वाले 4 से 5 दिनों तक भीषण लू चलने की आशंका है। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र, मध्य प्रदेश में 8 से 10 अप्रैल के बीच कुछ इलाकों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। वहीं महाराष्ट्र में अगले 4 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में पारा 42 डिग्री तक जा सकता है, जिससे राजधानी में हीट वेव जैसे हालात बन सकते हैं।
पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने रविवार को अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। डल्लेवाल ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी सहित आंदोलनकारी किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर पिछले साल 26 नवंबर को अनशन शुरू किया था। डल्लेवाल ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद में आयोजित किसान महापंचायत में अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त करने की घोषणा की। डल्लेवाल ने महापंचायत में मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी के कहने पर मैं आमरण अनशन खत्म कर रहा हूं। इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किसान नेता डल्लेवाल से अनशन खत्म करने का आग्रह किया था। बीकानेर की मिशिका ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए गए बिना गारंटी ऋण से कई महिलाओं के सपनों को हकीकत में बदला है। उन्होंने लोन के जरिए बेग बाबा ब्रांड की शुरुआत की। आज ये ब्रांड सिर्फ एक बेकरी नहीं बल्कि अन्य महिलाओं के साथ ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का एक केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे व्यापारी व बेरोजगार युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत कम ब्याज दर पर आसानी से लोन मिल रहा है। इससे युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने में मदद भी मिल रही है। ऐसी ही एक युवा उद्यमी है बीकानेर की मिशिका। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक ऑफ इंडिया से 10 लाख रुपए का ऋण लेकर मिशिका ने अपने ब्रांड बेक बाबा की शुरुआत की। आज ये ब्रांड सिर्फ एक बेकरी नहीं बल्कि अन्य महिलाओं के साथ ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जिसका मैं लाभ उठा रही हूँ। पिछले 1.5 साल से मैंने मेरा बिजनेस शुरू किया और मुझे आत्मनिर्भर बनाया। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का कि ऐसी योजनाएं और बनाएं और हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाएं। मिशिका के बेक बाबा स्टोर पर कुकीज, चिप्स और अन्य बेकरी उत्पादों के अलावा रेजिन आर्ट और वेस्ट मटेरियल से बनाए गए प्रोडक्ट्स भी बेचे जाते हैं। उनकी इस पहल से कई ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला है। तो मैं और आर्ट क्रिएट करने वाले जो भी लोग हैं जो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बना रहे हैं, रिसाइकल या अपसाइकलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट को, या फिर अपनी कला से घर में बैठे हुए जो लोग हैं जो भी अपनी घर के थ्रू इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनको भी मैं एक रिटेल प्लेटफॉर्म ऐसा दे देती हूँ फेस्टिव सीजन में जहाँ पे वो लोग अपना प्रोडक्ट मेरे थ्रू कस्टमर तक पहुँचा सकें। मिशिका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि इस योजना ने न केवल उन्हें व्यवसाय शुरू करने में मदद की बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का भी अवसर दिया। फीमेल्स को एक ये इंटरेस्ट फ्री, बर्डन फ्री एक लोन देना, उनको ये प्रमोट करने के लिए कि आप बिजनेस को पहले अच्छे से सीखो, आपके पास इंटरेस्ट का कोई बर्डन नहीं है, आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट मेजरली देना है। कुछ बहुत मिनिमल सी परसेंटेज है जो कि मुझे इंटरेस्ट सब्सिडी के थ्रू हर क्वार्टर वापस आ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि उसको एक्सपीरियंस करो और उसके साथ ग्रो करो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए गए बिना गारंटी ऋण ने कई महिलाओं के सपनों को हकीकत में बदला है। मिशिका की सफलता उन सभी के लिए प्रेरणा है जो स्वरोजगार की राह अपनाकर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जो किसान बैलों का पालन कर रहे हैं और उनका उपयोग खेती किसानी के कामों में कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। अब सरकार किसानों को बैलों से खेती करने पर भी भारी अनुदान देने जा रही है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की बजट घोषणा 2025-26 के तहत राज्य सरकार किसानों को खेती कार्य में प्रयुक्त होने वाली बैल जोड़ी पर 30,000 रुपये प्रति जोड़ी का अनुदान देगी। ये योजना उन किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी जो पारंपरिक तरीकों से खेती करते हैं और महंगे कृषि यंत्र खरीदने में सक्षम नहीं हैं। इस हेतु हाल ही में कृषि विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं तथा शीघ्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। किसानों को राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा। बैल जोड़ी की हालिया फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। बैलों की बीमा पॉलिसी और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा। इसके अलावा किसानों को 100 रुपये के स्टैंप पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसानों को अपनी लघु या सीमांत श्रेणी का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। राज्य सरकार की इस पहल से हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
और गिरते भूजल स्तर के चलते कुएं सूखते जा रहे हैं, जिससे किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है, जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने किसान हित में बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान में भूजल पुनर्भरण के लिए डग वेल रिचार्ज विधि अपनाने का निर्णय लिया है। इसमें राज्य में 1 लाख कुओं को रिचार्ज करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये पहल विशेष रूप से कृषकों को रबी की फसलों की सिंचाई हेतु स्थायी जल स्रोत उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी। डगवेल रिचार्ज विधि उथले जल स्रोतों को दोबारा से भरने का एक सरल और सुलभ उपाय है। इस विधि में वर्षों जल का रिचार्ज और साथ में पिट फिल्टर के माध्यम से कुओं में प्रवाहित किया जाता है, जिससे भूगर्भीय जल स्तर में वृद्धि होती है। ये विधि भूजल स्तर बनाए रखने में मदद करती है और लंबे समय तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराती है। सरकार की इस योजना में उन कुओं का चयन किया जाएगा जिसमें जल स्तर 10 मीटर से अधिक है और जो बरसात के बाद दिसंबर-जनवरी तक जल युक्त रहते हैं। मनरेगा अंतर्गत निर्मित कपिलधारा कुओं को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है यदि उनमें पूर्व में रिचार्ज पिट का निर्माण नहीं हुआ है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को अपरंपरागत फसलों की खेती को छोड़कर नई फसलों की खेती के लिए कहा जा रहा है। इसमें किसानों के लिए मक्का एक अच्छे विकल्प के रूप में सामने आया है, जहां इसकी खेती कम समय यानी 70 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं इसके दाम अच्छे मिलने से किसानों को मुनाफा भी ज़्यादा हो रहा है। ऐसे ही खरगोन जिले के गोगांवा विकासखंड के गांव बेजापुर के किसानों ने मक्का की खेती कर कम समय में अधिक मुनाफा कमाया है। बेजापुर गांव के किसान जयराम चौहान को 1,25,000 रुपये का मुनाफा हुआ है। वे क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। इन किसानों की सफलता को देखकर जिले के अन्य किसान भी मक्का की खेती करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। गर्मी के मौसम में तरबूज और खरबूज की खेती करने वाले किसानों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस फसल पर गर्मी के मौसम में फल, मक्खी और रस चूसक जैसे कीटों का भयंकर प्रकोप होता है। इससे फसल को बचाना ज़रूरी होता है। इसके अलावा अच्छा उत्पादन लेने के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों का छिड़काव भी किया जाता है। तरबूज खरबूज की खेती से प्रति एकड़ 1.5 लाख तक की कमाई की जा सकती है। दरअसल आलू, गेहूं, मसूर की खेत खाली होने के बाद जिन किसानों के पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है और उनकी मिट्टी थोड़ी रेतीली है, तो ऐसे किसान तीसरी फसल के रूप में तरबूज खरबूज की बिजाई करते हैं। वहीं जो किसान खेत खाली होने के बाद गर्मी में तरबूज खरबूज की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि सबसे पहले तरबूज खरबूज की फसल में फल मक्खी का प्रकोप की बात करें तो इसमें बचने के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप आसानी से घर पर बना सकते हैं। 1 एकड़ में 8 से 10 ट्रैप लगाए जाते हैं, जिनमें जाकर मक्खियाँ गिर जाती हैं। रस चूसक कीटों के लिए भी नील और पीले प्रपंच फसल के बीच में लगाए जाते हैं। इनमें ग्रीस होने की वजह से जैसे ही कीट बैठते हैं वे चिपकती जाती हैं। कीटनाशक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। पहले साल 1 एकड़ में खेती करने पर लागत 60,000 तक आती है। अच्छा उत्पादन मिलने पर 1 से 1.5 लाख तक की कमाई की जा सकती है। और भीषण गर्मी के चलते पशुओं को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी दूध देने की क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे किसानों को काफ़ी परेशानियों का सामना हो जाता है। वर्तमान समय में भीषण गर्मी के प्रकोप से पशु पक्षी भी नहीं बच पा रहे हैं। दूध उत्पादन में कमी होने से किसान व पशुपालक काफ़ी चिंतित हैं। करीब 25 से 30% दूध उत्पादन में कमी आई है। पहले जिस पशु से प्रतिदिन 40 लीटर दूध मिलता था, अब प्रतिदिन 28 से 30 लीटर दूध का ही उत्पादन हो रहा है। वहीं गर्मी के प्रभाव से पशुओं में नई नई बीमारियां भी दिख रही हैं। ऐसे में धूप से पशुओं को बचाव करना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा हरा चारा देने से भी मवेशियों को राहत मिलेगी। गर्मी में पशुओं के शरीर में खनिज लवणों और साथ में बाइकार्बोनेट आयनों की कमी और रक्त के pH में वृद्धि हो जाती है। गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए मवेशियों को 200 से 250 ग्राम गुड़ को 2 से 3 लीटर पानी में घोलकर प्रतिदिन देना चाहिए। इसके अलावा मल्टीविटामिन का प्रयोग करना चाहिए और 2 टाइम
मवेशियों को स्नान कराना ज़रूरी है। लू व गर्मी के कारण पशुओं में सबसे ज़्यादा हफनी की बीमारी हो रही है। पशुओं को गर्मी से बचाने के लिए उन्हें छाया में रखें और पंखा लगाएं। खुली हवादार जगह में रखें। वहीं बुखार, दस्त और कृमि आदि की दवा भी देनी चाहिए। मल्टीविटामिन का प्रयोग करना चाहिए। वहीं हरा चारा देने से भी मवेशियों को राहत मिल सकती है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम के किसान इस मौसम में अदरक और हल्दी के खेतों में उचित नमी बनाए रखें। यहां इस समय आहू धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहां के किसान इस मौसम में बाऊ धान, तिल, मक्का, केला, अदरक और हल्दी की बुवाई कर लें। मेघालय में इस समय मिर्च और बैंगन के पौधे लगाए जा सकते हैं। नागालैंड के किसान इस मौसम में मक्का की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही यहां इस समय झूम धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। वहीं मिजोरम के किसान मटर, मसूर और तोरी की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। मणिपुर में भी किसान मटर, मसूर और सरसों की पक्की फसलों की कटाई जारी रखें। यहां के किसान इस मौसम में अदरक और हल्दी के नए पौधों का रोपण कर सकते हैं। साथ ही मणिपुर के किसान आलू की पकी फसलों की खुदाई भी जारी रखें। त्रिपुरा के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। पश्चिम बंगाल में किसान तिल की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही यहां के किसान आलू की पकी पौध की खुदाई भी कर लें। पश्चिम बंगाल में ही किसान धान की अच्छी पैदावार के लिए इनके खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। बिहार के किसान इस मौसम में मूंग और उड़द की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर सकते हैं। वहीं ओडिशा में किसान उड़द और मूंग की पकी फसलों की कटाई कर लें। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान इस समय भिंडी, लोबिया, कद्दू, लौकी, खीरा, तरबूज और खरबूजे की बुवाई कर सकते हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान मटर, सरसों और मसूर की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्में लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिवसीय यात्रा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दौरे के पहले चरण में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गई हैं। राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल के राष्ट्रपति के आमंत्रण पर वहां गई हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में प्रथम विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स का आयोजन कर रहा है, जो मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक वैश्विक शिखर सम्मेलन होगा।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में 15 PCR वाहनों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि संबलपुर जिले के नागरिकों को सुरक्षित और निडर करने के लिए राज्य सरकार और प्रशासन की तरफ से 15 अत्याधुनिक PCR वैन दी जा रही हैं। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम की बात की जाए तो हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जीवन में स्वास्थ्य के महत्व को समझने और अपनाने का एक संदेश है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की 75 दिन की उल्टी गिनती शुरू आज से और आज सुबह भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में एक भव्य कॉमन योग प्रोटोकॉल प्रदर्शन की शुरुआत हुई। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 11वां संस्करण मनाया जा रहा है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।